हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में डायरेक्ट अर्थात आपकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की विशेषताएं, जिसमें हमने लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग के बारे में चर्चा की थी। पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका, जिसे हम ये कह सकते हैं लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये 3 जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जस्टिस और इक्वलिटी पर चर्चा किया कि जो न्याय है वो सबके लिए है, सबको न्याय मिलना चाहिए। इक्वलिटी अर्थात समानता। हमारा जो भारत का संविधान है उस संविधान में सब लोग क्या हैं, एक समान है, ठीक है, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष है, सभी संविधान की नजर में क्या है, एक समान है अर्थात इक्वल है। आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में ये है पेज नंबर 195, नीचे नीचे देखोगे आप रूल ऑफ लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। Law is supreme and everyone is equal in the eye of law. No one is above law. तो क्या है, जो कानून है वो क्या है, सर्वोपरि है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और कानून के सामने सभी क्या है, एक समान है, ठीक है। कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो लॉ का रूल क्या है, सब लोग क्या है, एक समान है, ठीक है। और हमारा जो कानून है, जो लॉ है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमारा कानून क्या करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, कोई भी इसके ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ में हम लोगों ने पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र, उसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली कि जो प्रतिनिधित्व है या जो सरकार है उसका चयन कौन करता है, जनता करती है। जनता में इतनी शक्ति होती है कि वो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक सकती है अर्थात शासन का क्या कर सकती है, तख्ता पलट कर सकती है। इस सब के बारे में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में। परंतु इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अलावा 2 डेमोक्रेसी अर्थात 2 लोकतंत्र जो हैं वो भी अपने स्थान पर विशेष महत्व रखते हैं। पहला है सोशल डेमोक्रेसी और दूसरा है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया कि हमने देखा है कि लड़का और लड़की अर्थात पुरुष और महिला, इन सब में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। परंतु इस सोशल डेमोक्रेसी के अंतर्गत, सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत मैन एंड वुमेन ट्रीटेड इक्वली, अर्थात कि जो सामाजिक लोकतंत्र है उसका मतलब यह है कि पुरुष और महिला दोनों को समान तरीके से दोनों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि महिला ये नहीं कर सकती है, पुरुष का काम ये है, ठीक है, पुरुष ये नहीं कर सकता, ये महिला का काम है, ऐसा नहीं। दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, इक्वली, ठीक है। तो ये है हमारा सोशल डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद में आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अर्थात आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र में यह है कि सभी लोगों को अर्थात भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी लोगों को
अपनी आजीविका, ठीक है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई भी जो कार्य है, ठीक है, वो कर सकता है, ठीक है। उसे पूरा अधिकार है कि वो कोई भी कार्य अपने मनपसंद से वो चुन सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी उसे उस कार्य को करने से बाध्य नहीं कर सकता है। तो क्या मिल गया उसके? इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो काम करने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। उसे कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। तो ये है हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अलावा दो और डेमोक्रेसी है, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में यह भी है कि कोई भी जमींदार या कोई भी उद्यमी अर्थात फैक्ट्री का जो मालिक है वो क्या करेगा कि इन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। मजदूरों पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो वर्कर्स है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो वेतन है, जो डेली वेजेस है, वो भी क्या मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। तो ये है हमारा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फिर आता है हमारा मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने जितनी भी बातें लोकतंत्र की करी हैं उन सबको सफल बनाने के लिए अर्थात सक्सेस बनाने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसका हम एक एक करके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी क्या करना है, हमें अपने लोकतंत्र को सफल बनाना है कि लोकतंत्र तो हमारा तैयार हो गया, संविधान में तैयार हो गया कि लोकतंत्र में ऐसे 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 कार्य होना है, परंतु उसको सफल कैसे बनाना है, ऐसे सक्सेसफुल कैसे बनाना है, तो उसके बारे में ये पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, डेमोक्रेसी वुड बी स्ट्रॉन्ग इफ पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज देयर गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब यहाँ के लोग शिक्षित होंगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक है, हमारी सरकार के प्रति जो भी कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों का क्या करेंगे, हम निर्वहन करेंगे। तभी हमारी जो डेमोक्रेसी, जो हमारा लोकतंत्र है, वो क्या होगा, सक्सेस होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दे शुड बी डिसिप्लिन एंड नॉट ब्रेक द लॉ, ठीक है। भारतीय जो जितनी भी जनता है उन सब लोगों में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अर्थात अनुशासन प्रिय होना चाहिए। और कोई भी लॉ अर्थात कोई भी जो कानून है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसे नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात कि जब चुनाव होता है और चुनाव के समय में जब हमें सरकार को चुनने का मौका मिलता है तो उस मौके को हमें खोना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, अपने मत का जो अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो सरकार के बनाने में क्या करना चाहिए, हमें अपना जो योगदान है वो देना चाहिए, तभी हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, सफल होगी। अगर कोई चुनाव नहीं करेगा, डालने नहीं जाएगा, तो मालूम पड़ा कोई गलत आदमी जीत गया और वो गलत आदमी ने गलत नीतियां बनाई और उन गलत नीतियों से क्या हुआ, आपका नुकसान ही होगा उससे, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, सरकार को बनाने में अपना योगदान देना है, कैसे, अपने मत के अधिकार का उपयोग करके। फिर इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, द पीपल शुड कीप देमसेल्व्स informed about the policies of the government। इसका मतलब ये हो गया कि लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में पता होना चाहिए। सीधी सी बात है कि सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई है और उन नीतियों पर हमें क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और
अगर वो नीति गलत है तो सरकार के जो खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर इसके बाद में 5th पॉइंट आता है हमारा, दे शुड बी फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन इफ दे फील दैट द पॉलिसीज आर नॉट फेयर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उन्हें जनमत तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, उन्हें जनमत तैयार करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये जो नीतियां हैं वो उचित नहीं है अर्थात गलत है तो क्या करना है, जनमत तैयार करना होगा। ठीक है, यहां पर आएगा इफ दे फील, है ना, इफ दे फील। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा हमारे पास में लास्ट पॉइंट, दे शुड अवेयर ऑफ देयर राइट टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट नॉट टेक लॉ इनटू देयर ऑन हैंड। इसका मतलब यह है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए कि हमें जो भारतीय संविधान है उस संविधान ने हमें ये राइट्स दिए हैं। ठीक है, और हमें जो सरकार है अगर हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे, जो अधिकार हमें मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहे, तो हमें सरकार के खिलाफ क्या करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। परंतु प्रदर्शन हमें इस प्रकार से करना है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से। तो शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है, हमें सरकार के प्रति प्रदर्शन करना है। और यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो जनता में इतनी पावर है कि वो सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है, अर्थात वो सरकार का तख्ता जो पलट है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वह सब पॉइंट्स क्या बनाते हैं, हमारे डेमोक्रेसी को सफल बनाते हैं, अर्थात लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ये और इससे पहले वाला सब लोग आप इसकी रीडिंग लगाना। इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे इससे संबंधित एक्सरसाइज। ठीक है, हैव ए नाइस डे।